चलिए सुबह की क्लास और हम लोग का इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की क्लास। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इकोनॉमिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब ये है कि समझने का विषय है और समझ क्रिएट करने की आवश्यकता है। थ्योरेटिकली बुक्स वगैरह से उतना समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ये सब क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले किसी चीज़ का क्या होता है, जैसे हमारा संविधान बना तो पहले हम सूची बना लेते हैं कि भाई हमको आखिरकार करना क्या है ना, हमको आखिरकार पढ़ना क्या है। जैसे संविधान बना तो पहले उद्देश्य प्रस्ताव आया, तो उसी तरह से यहाँ पर पहले हमको इकोनॉमिक्स में कितना चैप्टर कवर करके रखें कि हमारा काम हो जाए। और इकोनॉमिक्स को इस रूप में फिर करंट से आपको रिलेट करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज इसलिए आवश्यकता होगा कि बेसिक नॉलेज होगा तब आपको करंट ज्यादा समझ में आएगा। तो यानी अंततः फिर उसको सारे टॉपिक्स को आपको इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर से आपको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा, तो वो कोरिलेशन भी देखना पड़ेगा। तो पहले जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और जितने चैप्टर्स हैं मैं बोलता भी जा रहा हूं और आप लोग उसको नोट डाउन करिए। इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर जो आपको डिफाइन किया जाएगा उसका नाम है डेफिनेशन, अर्थव्यवस्था का या इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। दूसरा चैप्टर जो होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तीसरा चैप्टर जो होगा वो होगा बजट। चौथा चैप्टर जो होगा वो योजना आयोग का विकास। पांचवा चैप्टर भारत में कर व्यवस्था का विकास। छठवां चैप्टर जो है मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। सातवां चैप्टर शेयर बाजार तथा बीमा, शेयर मार्केट और इंश्योरेंस। आठवां चैप्टर कृषि अर्थव्यवस्था। नौवां चैप्टर ट्रेड। 10वां चैप्टर उद्योगों का विकास। 11 गरीबी तथा गरीबी की अवधारणा। 12 योजनाओं का विकास। और विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्टों का प्रकाशन होता है, तो वो जो विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों का प्रकाशन होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एसडीआई की रिपोर्ट आती है, गरीबी रेखा की रिपोर्ट आती है, नगरीकरण का रिपोर्ट आती है ना, कोई अन्य संस्था का रिपोर्ट आई भारत के संदर्भ में, तो वो सब महत्वपूर्ण है। खुशहाली इंडेक्स आई, उसका अपना रिपोर्ट है। जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है उन रिपोर्ट्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है उनको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है नो, आपका गैट क्या है, गैट से कब डब्ल्यूटीओ बना, तो उन संस्थाओं पर भी आपको एक जानकारी चाहिए, क्योंकि उन संस्थाओं से भी क्वेश्चंस आपका आता रहता है। तो ये जो 14 टॉपिक हैं, और सारे टॉपिक को हमको रिलेट करना है किससे, जितने भी टॉपिक होंगे वो सब पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जाकर के करेंट अफेयर्स में जाकर के जुड़ेगी। यानी ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, करेंट अफेयर्स आपको इससे रिलेट करके पढ़ना है। वैसे भी इसके पढ़ने का मूल उद्देश्य ये होता है कि हम करंट अफेयर्स को समझ पाए। जैसे न्यूज आई कि आरबीआई ने सीआरआर को 1% घटा दिया, 1% बढ़ा दिया, तो क्योंकि जब हम सीआरआर समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि 1% घटाने से क्या हुआ, 1% बढ़ाने से क्या हुआ। तो उस संदर्भ में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी कठिन विषय होते हैं वो आसान भी होते हैं इस रूप में कि अगर वो समझ में आ जाए तब। जैसे गणित कठिन है ना, लेकिन गणित कठिन है, लेकिन जिन बच्चों को आती है बहुत आसान है। तो कठिन विषयों की अच्छी बात क्या होती है कि अगर उनको थोड़ा सा मेहनत करके वर्कआउट करके देख लिया जाए तो हमारे लिए काम फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो यानी बहुत रटने वाला सब्जेक्ट आपका नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट ज्यादा है। अब पहले टॉपिक से हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ये परिभाषा या डेफिनेशन। देखिए परिभाषा या डेफिनेशन से पहले एक चीज देख लीजिए
कि आईएएस में, पीसीएस में यहां से क्वेश्चंस की संभावना लगभग नहीं होती है। एसएससी परीक्षा जो होती है, खासकर ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा होती है, वहां पर परिभाषाओं से क्वेश्चंस आता रहता है। तो उन बच्चों की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण वहां पर हो भी सकता है। सिविल वाले बच्चे बस डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे कैसे थोड़ा विकास हुआ। परीक्षा की दृष्टि से सीधे सीधे उसका बहुत रिलेशन आपका नहीं निकलेगा। यानी परिभाषा पे, जो डेफिनेशन पे है, क्वेश्चंस आपको बहुत क्रिएट नहीं होंगे। एसएससी के बच्चों में, खास करके जो ग्रेजुएट लड़के हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनके लिए ये क्रिएशन होना स्वाभाविक है। तो सीधा सीधा सा हम लोग सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ तथा परिभाषा। तो पहले एक हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पे निकालिए। अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप आगे 5-10 मिनट पे लिखिए नहीं, पहले पूरा मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको, समझने का प्रयास करिए, फिर हम आपको लिखा भी देंगे, तो आप लिखने का चिंता छोड़ दीजिए। अगर हम लोग अर्थशास्त्र को देखने का प्रयास करें तो किसी भी विषय को समझने के लिए क्या होता है कि उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। अर्थ से उस सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज हमको होना शुरू होता है। तो अगर इकोनॉमिक्स की मीनिंग की बात करें, मीनिंग की, तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो है ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ओइकोनोमिया है, और ये जो शब्द है ये एक तरह से क्या है, ये जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी वर्ड है। और ये जो ओइकोनोमिया शब्द है, इसका जो अर्थ है वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट ना। अगर मैनेजमेंट को आप देखिए तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन, और हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ, गृह का प्रबंधन। उल्टा करके भी देख सकते हैं, गृह का प्रबंधन ही ओइकोनोमिया है, और ओइकोनोमिया ही एक तरह से क्या है, इकोनॉमिक्स है। इन्हें शब्द के अगर स्तर पर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स मूलतः क्या है, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट ही एक तरह से इकोनॉमिक्स के रूप में माना जाता है। अब ये जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, किस चिंतक ने सबसे पहले ये बताया कि इकोनॉमिक्स अंततः क्या है, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में यूनान दर्शन की भूमि रही है, तो अरस्तु उस समय के प्रख्यात दार्शनिक, और उन्होंने ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स को मीनिंग दिया या उसको डिफाइन किया कि एज ए साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हाउस होल्ड मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है। यहाँ अगर शब्द के स्तर पर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड है किससे, ओइकोनोमिया से। और ओइकोनोमिया क्या है, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है, सब लोग जानते हैं प्रबंधन, और हाउस होल्ड क्या है, गृह का। तो कुल मिला जुला के गृह का प्रबंधन ही इकोनॉमिक्स है। ऐसे शुरुआत में इस तरह की डेफिनेशन या इस तरह की परिभाषा या इस तरह के अर्थ की बात की गई। यानी अर्थशास्त्र की पहली अर्थ या अर्थशास्त्र की परिभाषा देने का काम अरस्तु के द्वारा किया गया, और अरस्तु ने, जो कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ओइकोनोमिया से, और उसका अर्थ होता है हाउस होल्ड का ये मैनेजमेंट है। तो ये प्रारंभिक चरण। तो थोड़ा सा पहले 2 लाइन कॉपी में लिखिए, अर्थशास्त्र का अर्थ तथा परिभाषा लिखिए। अर्थशास्त्र की अर्थ ऑब्लिक परिभाषा, अर्थ ऑब्लिक परिभाषा के संदर्भ में सबसे पहला प्रयास
अरस्तु के द्वारा किया गया। सबसे पहला प्रयास अरस्तु के द्वारा किया गया। प्रयास अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु के द्वारा किया गया। इस रूप में इस रूप में डैश करिए, ठीक है। और ये तीनों टर्म ऐसे उतारिए, ये इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम, ये ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, और इसका जो मीनिंग है वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या गृह का प्रबंधन। तो ये तीनों को इसी तरह से लिखिए, इकोनॉमिक्स, इकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इस रूप में हाउस होल्ड मैनेजमेंट या गृह का प्रबंधन ही, हाउस होल्ड मैनेजमेंट या गृह का प्रबंधन ही गृह का प्रबंधन ही गृह का प्रबंधन ही इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब कुल मिला जुला के क्या, कि ये जो इंग्लिश टर्म है इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया का मीनिंग क्या हुआ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इस पर सबसे पहली बार चर्चा, इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट रेड इन एंशिएंट ग्रीस, यानी प्राचीन ग्रीस में इसका सबसे पहला अध्ययन शुरू हुआ। और अरस्तु, ग्रीक फिलोसफर ना, उसने क्या किया कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी इस प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा हुई, अरस्तु के द्वारा हुई। और अरस्तु ने इसे हाउस होल्ड मैनेजमेंट या गृह प्रबंधन के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया। पैराग्राफ चेंज करके आगे बढ़ाइए। समय के साथ सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। और यही कारण है कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा में भी परिवर्तन हुआ। इकोनॉमिक्स की परिभाषा में भी परिवर्तन हुआ। इस दिशा में 18वीं शताब्दी महत्वपूर्ण रही। इस दिशा में 18वीं शताब्दी महत्वपूर्ण रही। और इसी समय ब्रिटिश अर्थशास्त्री
ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौमा जिन्हें प्रायः अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। प्रायः अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा। साइंस ऑफ वेल्थ या धन का विज्ञान। धन का विज्ञान कहा। धन का विज्ञान कहा। इसका मतलब क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री में अरस्तु ने इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा। समय के साथ जीवन में अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ा। जीवन भी लोगों का परिवर्तन हुआ। जीवन के परिवर्तन के साथ परिभाषा में भी परिवर्तन हुआ। और 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में एडम स्मिथ हुआ ना, जिसने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा। उसमें उसने इकोनॉमिक्स को परिभाषित करने का प्रयास किया और उसने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? एज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी धन का विज्ञान है। अब उस धन को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए क्या उपाय हो, कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए क्या उपाय हो, और इन सब का जो अध्ययन है उसी को इकोनॉमिक्स कहा गया। यानी 18वीं शताब्दी इस रूप में महत्वपूर्ण रही और ये चूंकि परिभाषा महत्वपूर्ण है और इस रूप में इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यानी जो सेकेंड फेज हमारा है वो एडम स्मिथ, और ऐसा एडम स्मिथ ने इसको क्या कहा कि साइंस ऑफ वेल्थ। तो जहां लिखे हैं बस इतना चीज को आप बनाइए, एडम स्मिथ, ये साइंस ऑफ वेल्थ या धन का विज्ञान। धन का विज्ञान। समय के साथ अर्थशास्त्र के अध्ययन की परंपरा आगे बढ़ी। और इस दिशा में अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। परिभाषित किया। देखिए इसने क्या कहा, इसको थोड़ा एडम स्मिथ से जोड़ के समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे एडम स्मिथ ने ये कहा कि भाई ये साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी जो धन है तो धन का विज्ञान ही इकोनॉमिक्स है। तो ऐसा नहीं कि मार्शल ने ये नहीं माना कि धन का विज्ञान नहीं, उसने कहा कि ठीक है ना, मार्शल का थ्योरी ये है, उसने कहा कि धन का विज्ञान तो है ही जो कि सेंटर में है, लेकिन धन के अतिरिक्त भी अन्य क्रियाएं भी हैं, यानी जो उसने कहा कि जो अन्य एक्टिविटी हैं, जो अन्य क्रियाएं हैं, अन्य क्रियाएं भी इसके साथ जिम्मेदार हैं। यानी इसको तो उसने माना ही माना, ये तो सेंटर में है ही,
लेकिन इसका पेरिफेरिकल भी है, यानी अन्य क्रियाएं भी यहाँ महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती हैं। यानी एक तरह से क्या है कि अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ की परिभाषा को थोड़ा विकसित करने का प्रयास किया। उसने कहा क्या कि ये ठीक है कि ये धन का विज्ञान है, बट इकोनॉमिक्स स्टडी नॉट ओनली द वेल्थ। यानी कहने का मतलब क्या कि वो बस वेल्थ का अध्ययन नहीं है, बट आल्सो द एक्टिविटीज सेंटरिंग द वेल्थ। यानी कहने का मतलब कि धन के विज्ञान को भी मान रहा है, लेकिन उनका कहना है कि धन के विज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी, अन्य एक्टिविटी भी, उस एक्टिविटी में ह्यूमन एक्टिविटी भी शामिल है, वो सारी क्रियाएं भी ना कुल मिला के सिंपल में समझना चाहिए। तो ऐसे कि मार्शल पहला व्यक्ति है जो कहेगा क्या कुल मिला के क्या डिमांड और सप्लाई, ये एक तरह से इकोनॉमिक्स है। डिमांड और सप्लाई जो है वो वही एक तरह से इकोनॉमिक्स है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया इकोनॉमिक्स की यही है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण वो उसी के माध्यम से होता है। कोई चीज महंगी हुई उसी के कारण, कोई चीज सस्ती हुई वो उसी के कारण से, उसी पर नियंत्रण करने का प्रयास एक तरह से सरकार भी करती है। किस तरह से, वो भी एक तरह से इकोनॉमिक्स है। तो यानी उसने अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ की अवधारणा को ही आगे बढ़ाया। उसने भी माना कि धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है, लेकिन अन्य क्रियाएं भी इसको प्रभावित करती हैं। उसी में आगे बढ़ाई। इस रूप में मार्शल के द्वारा स्मिथ के धन के विज्ञान के चिंतन को आगे बढ़ाया गया। स्मिथ के धन के चिंतन को आगे बढ़ाया गया और इस रूप में उसने इकोनॉमिक्स को धन के विज्ञान के साथ साथ अन्य क्रियाओं के विस्तार के रूप में भी देखा। समय के साथ अर्थशास्त्र की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है और इस रूप में सीमित साधनों के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट करने की जो प्रक्रिया है, अपने आप को संतुष्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसी को मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स कहा गया। जैसे देखो यहाँ पे क्या कहा गया, बोला गया कि ये जो हमारे पास सीमित साधन है, तो हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है
कि हम इस सीमित साधन में और जो हमारे संतुष्टि है वो संतुष्टि हमारा अधिकतम हो। संतुष्टि हमारी अधिकतम हो। अब इसी क्रम में जिस व्यवहार का गठन होगा वही इकोनॉमिक्स है। इसको थोड़ा और सिंपल करके समझिए। जैसे ज्यादातर क्या होता है, जैसे हमारे पास पैसा है तो हम नॉर्मली ऑफर क्यों खोजते रहते हैं? ऑफर इसलिए खोजते रहते हैं कि मान लीजिए कि कोई चीज हमको 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है। अब ऑफर आया और वो चीज हमको 70 रुपए में मिली, तो मान लीजिए जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इन सब चीजों का ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो उसी वस्तु को 100 रुपए में इस्तेमाल करेगा और हम उसी चीज को क्या करेंगे 70 रुपए में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यानी हमारे पास जो संसाधन सीमित हैं उनको संतुष्टि करने के लिए हमने क्या किया, ये ऑफर का प्रयोग किया और उस ऑफर से हमको क्या हुआ, संतुष्टि मिल गई। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जितना हमारे पास संसाधन है हम उसका अधिकतम उपयोग हमारा करें। जैसे मान लीजिए इस समय समस्या चल रही है, देश में समस्या चल रही है, और समस्या चल रही है तो ये पढ़ाई आपकी है, ठीक है। अब ये आपको पढ़ाई करना है, आपके पास साधन सीमित है ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास 1 लाख रुपए फीस देने के लिए, किसी के पास 20,000 फीस देने के लिए, किसी के पास 5,000 फीस देने के लिए और किसी के पास 0 रुपया फीस देने के लिए ना। अब देखिए यहां पर यही इकोनॉमिक्स है ना। पढ़ाई ये भी करेगा, पढ़ाई ये भी करेगा, पढ़ाई ये भी करेगा, बस ये सुनने वाला क्या करेगा, ये खोज करेगा। क्या खोज करेगा, कौन कौन से चैनल ऐसे हैं जो इस समय फ्री में पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि गुणवत्ता का बहुत अधिक समस्या है, बहुत से लोग आपको फ्री में देंगे। तो अब देखिए हम मेरे पास पैसा नहीं है, 0 रुपया है, फिर भी हम चाहेंगे ना कि हमारा पढ़ाई लिखाई हो, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। हम अपनी संतुष्टि को इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं और हम लोगों के पास 5,000 रुपये फीस है, किसी चीज का हम खरीदना ही चाहते हैं, चलो भाई हम इस कोर्स को खरीद लें। वहां पर हमको एक निश्चित रूप से सूची मिल जाती है, टाइम का निर्धारण हो जाता है, कोई डाउट क्लास होता है तो पूछा जा सकता है। ये 4 दोस्त हैं और 5,000 रुपये फीस है। अब 4 दोस्तों के पास सबके पास 5,000 रुपये फीस नहीं, क्योंकि लग गई 20,000 रुपये फीस। तो उसमें से हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसे 4 दोस्त हैं, ठीक है, तो चारों दोस्त क्या कर सकते हैं 1/4 1/4 1/4 कर सकते हैं, मतलब 1200 1250 रुपया में उनका कोर्स हो गया। और सब लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो गए। मोबाइल देखते समय ये तो कोई टीचर नहीं देखेगा ना कि आप कितना लड़का देख सकता है, एक जगह मोबाइल रख दिया गया, बच्ची कुर्सी लगा के अपना पढ़ लिए, बाद में कोई डाउट हुआ एक दूसरे से डिस्कशन कर ली। तो उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स यही है कि हम अपने सीमित साधन को, और ये हर व्यक्ति का स्वभाव है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं उनका हम अधिकतम उपयोग कैसे करें, और वो जो अधिकतम उपयोग है वही अधिकतम उपयोग के लिए जो व्यवहार होगा उसी व्यवहार को उन्होंने कहा क्या कि ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स शुरू हुआ अरस्तु से, और अरस्तु उसने मीनिंग बताया कि भाई ये जो टर्म है हाउस होल्ड मैनेजमेंट वही इकोनॉमिक्स है, गृह का प्रबंधन ही इकोनॉमिक्स है। फिर इकोनॉमिक्स से बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई, पुनर्जागरण की खोज के साथ, रिनेसा की खोज के साथ जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, मनोदशा परिवर्तन हुआ, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ, और स्टेट ऑफ माइंड के चेंज होने के साथ साथ इकोनॉमिक्स जीवन के केंद्र में आ गई।
इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण हो गई। अब जब इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण हो गई तो जीवन के केंद्र में महत्वपूर्ण हो गई, तो उस पर चिंतन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। और रेनेसां में ब्रिटेन हर चीज में हावी रहा। शुरुआत में जैसे ग्रीक यूनान हावी है, अब रेनेसां के समय या आधुनिक काल जिसको बोलते हैं वहां पर ब्रिटिश हावी है। वहां पर चिंतन इसलिए अरस्तु का है, यहाँ पर चिंतन ब्रिटिश अर्थशास्त्री का है। जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं वो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने कहा कि जो धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स क्या है, तरह से साइंस का बिहेवियर है। धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ ही एक तरह से क्या है, इकोनॉमिक्स है। थोड़ा सा प्रक्रिया और आगे बढ़ी, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। उस प्रक्रिया में धन को फोकस में रखा गया था। मार्शल ने कहा ठीक है, फोकस में आप रखिए, लेकिन एपी सेंटर में भी ढेर सारे तत्व ऐसे हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। बाद में वहीं से फिर डिमांड सप्लाई का रूल आया कि डिमांड सप्लाई ही एक तरह से मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स है। समय के साथ और आगे बढ़ाया हम लोग, मॉडर्न युग से हम पोस्ट मॉडर्न में आ गए, आधुनिकता से हम उत्तर आधुनिकता में आ गए। उत्तर आधुनिकता में ये हुआ कि अब ये देखा गया, इकोनॉमिक्स को परिभाषा को ऐसे चेंज किया गया कि हर व्यक्ति के पास जितने साधन हैं उस साधन में वो अधिक से अधिक संतुष्ट होने का प्रयास करता है। तो सीमित साधनों के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि का जो भाव है, जिस विज्ञान के अंतर्गत इसकी व्याख्या होती है या जो विज्ञान इसके अंतर्गत कार्य करता है, उसी विज्ञान को क्या कहा गया, उसी विज्ञान को इकोनॉमिक्स कहा गया। तो कैसे अरस्तु से ये प्रक्रिया शुरू हुई, अरस्तु से फिर एडम स्मिथ के यहाँ कैसे आई, एडम स्मिथ से फिर मार्शल के यहाँ कैसे आई, और मार्शल के यहाँ से प्रक्रिया फिर आधुनिक पोस्ट मॉडर्नाइजेशन युग में कैसे आया, यानी उत्तर आधुनिक में कैसे आया, और आज इसको सीमित साधन के रूप में अधिकतम संतुष्टि का माध्यम माना जाता है। तो इस तरह से समय के साथ जैसे जीवन में इकोनॉमिक्स में परिवर्तन, जीवन के इकोनॉमिक्स में परिवर्तन हुआ, तो अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के नेचर में परिवर्तन हुआ, डेफिनेशन में परिवर्तन हुआ, और मीनिंग से लेकर डेफिनेशन तक का विकास इस तरह से हुआ ना। पीसीएस वाले बच्चों में और आईएएस वाले बच्चों में आप लोग में इस तरह की चीजें बहुत कम आती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि वो आपसे परिभाषा पूछेगा कि परिभाषा क्या है, कैसे है, ये सब चीजें लगभग नहीं आती हैं। ये आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से बस आपको ये समझ लेना कि हाँ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, क्या है ये प्रक्रिया, कैसे है, थोड़ी थोड़ी समझने के लिए आसानी होगा। बाकी जहां तक प्रश्न का सवाल है, प्रश्न यहाँ पर नहीं आएगा। एसएससी वाले जो हैं उसमें सावधान रहिए, आप लोगों से प्रश्न आता है वो पूछ लेगा कि किसने धन का विज्ञान कहा, किसने उसको धन के विज्ञान के अतिरिक्त माना। तो इस तरह की परिभाषाएं आपको एसएससी वगैरह के बच्चों को आता है, वो भी खासकर जो एसएससी सीजीएल लेवल है, सीजीएल लेवल है, और यूपी बिहार के, खासकर यूपी के लड़के कितना सीजीएल लेवल दे रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं ना, कितना सीजीएल लेवल दे रहे हैं, कितना सीजीएल लेवल निकाल रहे हैं, वो उसमें से 90% तो पहले से समझ गए कि हमारे बस की बात नहीं है 500 नंबर, तो वो पहले से सरेंडर करके बैठे हैं। फिर भी जैसे किसी बच्चे को पर्टिकुलरली है तो वहां पर उस चीज को ध्यान दे सकता है। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की परिभाषा और इकोनॉमिक्स को परिभाषा को समझने का प्रयास। लास्ट में एक बार फिर से हम आपका रिवीजन मारते रहे उसको। इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स पर चिंतन सबसे पहले अरस्तु ने किया, और उसने कहा कि ये इकोनोमिया है। इकोनोमिया क्या है, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट है, यानी कि यूनान से इसके चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स जो है वो उसी से डिराइव्ड है। फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया 18वीं शताब्दी के अंत में, जिसको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ ने। उसने कहा कि साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान ही एक तरह से इकोनॉमिक्स है। इस प्रक्रिया को मार्शल ने आगे बढ़ाया, उसने कहा कि ये धन का विज्ञान है, लेकिन अतिरिक्त विज्ञान भी है, अन्य मानवीय बिहेवियर भी इसके अंतर्गत शामिल है। फिर जैसे पोस्ट मॉडर्नाइजेशन युग आया, तो हर चीज में क्या हुआ कि हम संतुष्टि का अधिकतम से अधिकतम प्रयास करते हैं। तो सीमित साधनों के साथ जो अधिकतम संतुष्टि का प्रयास है, सीमित साधनों के साथ जो अधिकतम संतुष्टि का प्रयास है, उस अधिकतम संतुष्टि के प्रयास को ही हम क्या करते हैं, हम उस अधिकतम के प्रयास को ही एक तरह से इकोनॉमिक्स कहते
ये डेफिनेशन और डेफिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण काम। ठीक है, मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, पहले अपना जितना लिखे एक बार रिवीजन मार लेते, फिर हम आगे आप लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब जो दूसरा चैप्टर है, वो दूसरा चैप्टर आपका जो मैंने अभी आपको सिनॉप्सिस बनाया था, उसमें दूसरा चैप्टर नेशनल इनकम लिखा हुआ है। लेकिन नेशनल इनकम हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पीछे कारण है, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्यों उसको हम सबसे लास्ट में आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे अंत में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वहां से पहले आइए और आ जाइए बजट की अवधारणा। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बजट की अवधारणा। तो कॉपी में पहली हेडिंग डालिए, बजट का अर्थ तथा डेफिनेशन या परिभाषा। बजट का अर्थ तथा परिभाषा। बजट का अर्थ तथा परिभाषा। अब लिखना छोड़ दीजिए, पहले अब समझाते हैं आपको, अच्छे से समझ लीजिए, फिर लिखने का भी काम हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में ये देख रहे थे कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो मुख्य रूप से क्या है, वो एक तरह से यूनानी शब्द है ना, ग्रीक वर्ड है। अब यहाँ पर बजट में आइए कि वैसे भी किसी भी चीज को समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम देखें कि बजट क्या है, ये बजट शब्द कहाँ से आया है, तो बजट शब्द जो है वो मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, और ये जो बजट है वो रियल में वो बुजेट है। ये जो BUDGET, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और जो क्या है, बुचेट है। ये जो बुचेट है, इस बुचेट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला ना, या छोटा सामान रखने का थैला। चमड़े का थैला या छोटा रखने का थैला। अब देखिए शब्द के स्तर पे क्या हुआ, ये फ्रेंच भाषा का शब्द हो गया, बुचेट हो गया, या बजट हो गया, चमड़े का थैला हुआ। अब यहां से क्या है, ये शब्द है। ठीक है, तो जैसे समय बदलता है और समय बदलने के साथ परिभाषाएं चेंज होती हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व चेंज होता है, भाव परिवर्तन होता है, स्वभाव परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो शब्द है जिसका प्राय इस्तेमाल होता था चमड़े के थैले के रूप में, इस शब्द ने अपना भाव बदला। कैसे इकोनॉमिक्स में कैसे आया, वहां से कैसे यहाँ पर वो ड्रॉप आउट हुआ, उसकी कहानी देखिए। जो विश्व का पहला आधुनिक बजट है, ये विश्व का पहला आधुनिक बजट जो है वो इंग्लैंड में पेश किया गया, रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा पेश किया गया 1733 में। इंग्लैंड में रॉबर्ट वॉलपोल ने 1733 में बजट पेश किया। अब ये जो बजट पेश किया, मैं बोल रहा हूं बजट पेश किया, रियल में उन्होंने बजट नहीं पेश किया था, बल्कि क्या किया था, ये देखिए बजट, उन्होंने ये बजट पेश किया। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो आय और व्यय है इसको प्रस्तुत करने के लिए
जो उन्होंने कागजात इस्तेमाल किए वो इस चमड़े के थैले में रखे हुए थे, उसको निकाल करके प्रस्तुत किया गया। और इसको जो निकाल करके प्रस्तुत किया गया तो सुबह सुबह मीडिया वालों ने, प्रेस वालों ने, ये नाम उन्हीं का है, मीडिया वालों ने यहाँ समाचार पत्र में प्रकाशित किया कि आज रॉबर्ट वॉलपोल ने पहला बुचेट पेश किया। और वही जो बुचेट है, जो चमड़े का थैला है, वही चमड़े का थैला जो है वो आधुनिक व्यवस्था में बजट हो गया। और आज भी ये लगभग परंपरा है कि सभी देशों में कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तो ब्रीफकेस के माध्यम से, चमड़े के थैला के माध्यम से वो बजट को पेश करता है। तो जो शब्द है इस भाव में यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आया। तो अर्थ क्या हुआ इसका, कैसे समझेंगे कि बजट क्या है? ये फ्रेंच वर्ड बुचेट है। बुचेट क्या है? चमड़े का थैला है। अब ये जो शब्द है, ये शब्द इकोनॉमिक्स में कैसे आया और कैसे व्यवहार में हुआ? तो ये इकोनॉमिक्स में कैसे आया कि विश्व का पहला जो बजट है वो इंग्लैंड में पेश हुआ, रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा प्रस्तुत हुआ 1733 में। इस बजट के पेश करते समय उन्होंने क्या किया कि जो आय व्यय के उनके अपने कागज हैं, उस कागज को निकाल करके प्रस्तुत किया इस बुचेट में से। और यही पत्रकारों द्वारा या मीडिया के द्वारा सुबह पेपर में प्रकाशित किया गया कि आज में विश्व में पहला बुचेट पेश किया गया। वही जो बुचेट है वही वर्तमान का बजट है। निर्मला सीतारमण के अनुसार वही खाता बही की अवधारणा है। उन्होंने कहा कि हम चमड़ा का थैला लेके नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ खाता बही की अवधारणा है, जो उन्होंने बोला था कि शायद मौसी ने या मौसी की लड़की ने हमारा तैयार किया है। तो काफी चर्चा का विषय उस समय हुआ था। बात वही है, चाहे उसको खाता बही कहिए, चाहे उसको बुचेट कहिए, चाहे चमड़े का थैला कहिए। ये जो बजट शब्द है, कैसे पहले शब्द था और शब्द ने कैसे भाव बदला और फिर कैसे ये अर्थ बन गया या कैसे ये परिभाषा बन गया, इसकी पूरी ये कहानी इस तरह से समझा जा सकता है कि बजट जो है वो शब्द कैसे आया है। ठीक है, इस पूरे ग्राफ को आप लोग बना लीजिए। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द, अर्थ चमड़ा का थैला, आधुनिक बजट। सर उसी के नीचे बनाए या साइड में बना है? नहीं नहीं, एकदम बीच में, छोटा नहीं, इसको बड़ा करके बनाइए। जहाँ मन करता है कौन पूछ ले। चलो भाई पूछ लेने दो। लिखिए, बजट मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़ा का थैला है। चमड़ा का थैला है। प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर इसे इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता था।
समय के साथ इस शब्द ने भाव ग्रहण किया, इस शब्द ने भाव ग्रहण किया जिसमें पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जिस प्रकार प्राचीन भारत में यूनान ने सभी क्षेत्रों में नेतृत्व किया, यूनान ने सभी क्षेत्रों में नेतृत्व किया, उसी प्रकार आधुनिकता की शुरुआत के साथ इंग्लैंड केंद्र में आ गया। इंग्लैंड केंद्र में आ गया। इंग्लैंड में ही विश्व का पहला आधुनिक बजट रॉबर्ट वालपोल के द्वारा 1733 ईस्वी में पेश किया गया। इस आय व्यय के कागज को उनके द्वारा बुजेट, BUDGET, बुजेट या चमड़े के थैले से निकालकर पेश किया गया। और इसी संदर्भ में पत्रकारों ने इसे बजट का नाम दिया। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। तो शब्द ने कैसे भाव बदले या शब्द ने कैसे अर्थ की गरिमा को प्राप्त किया और उस गरिमा को प्राप्त करने में मीडिया का कैसे योगदान है, और इस प्रकार बजट का जन्म हुआ। इसको आप दूसरे स्तर पर भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई पूछे कि बजट क्या है, तो इसको परिभाषा के स्तर पैसे भी समझा जाता है कि बजट एक प्रकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है।
बजट एक प्रकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें किसी देश की सरकार द्वारा अपने वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से भी परिभाषा आप देख सकते हैं कि अगर आप संविधान की बात करें ना, तो संविधान में बजट की जगह क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण ही लिखा हुआ है ना। 112 आर्टिकल 112। फिलहाल वहां अभी हम लोग को बहुत नहीं जाना है, यानी परिभाषा के स्तर पर देखा जाए तो किसी भी देश की सरकार द्वारा आय व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है एक वित्तीय वर्ष के लिए, उस लेखा जोखा को ही क्या कहते हैं? बजट कहा जाता है। तो पहले 2 लाइन लिखिए तब एक बात समझा रहा है। परिभाषा के स्तर पर बजट का अभिप्राय, किसी देश की सरकार द्वारा अपने वित्तीय वर्ष के लिए उसे बजट कहा जाता है। अगर दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो बजट क्या है? बजट वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का लेखा जोखा है जो कि परंपरा रूप में पेश करते समय वित्त मंत्री के द्वारा एक चमड़े के थैले के कागजात के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस अर्थ में इसे बजट कहा जाता है। दोनों को जोड़ के भी परिभाषा बना सकते हैं कि दोनों को जोड़ करके किस तरह से परिभाषा होगी। एक लाइन और लिखिए, फिर एक बात को हम समझा रहे हैं। सामान्य रूप से एक वर्ष के बजट में 3 वर्ष का विश्लेषण होता है। सर फिर से बोलिए। सामान्य रूप से एक वर्ष के बजट में 3 वर्ष का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इसको मैं आपको समझाता हूं कि कैसे एक वर्ष के अंतर्गत कैसे 3 वर्ष का विश्लेषण होता है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि नहीं 1 साल का बजट होगा तो 1 साल की बात होगी, नहीं 1 साल के बजट में कैसे 3 साल का बजट होता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए इसे होता क्या है कि जब बजट मान लीजिए पेश किया गया, ये बजट तो मान लीजिए कि 2021 का बजट आया, ठीक है। तो 2021 का अगर बजट आएगा तो ये होगा कि इसमें जो बीता साल है 2020, इसका क्या होगा? विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। यहां पर जो 2021 है इसका 2 कॉलम बनाया जाता है ना। इसका मतलब एक कॉलम इसका हो गया, जो 2021 होगा यानी जो संबंधित वर्ष होगा उसमें 2 कॉलम बनाया जाता है। कैसे 2 कॉलम बनाया जाता है? इसमें क्या होगा कि एक बजट एस्टिमेशन होगा, यानी एस्टिमेट रखा जाएगा, और एस्टिमेट रखा जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ संशोधन भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा?
ये रिवाइज्ड बजट होगा, यानी ये संशोधित बजट होगा, यानी एक एस्टिमेशन रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, तो इसमें कुछ रिवाइज भी होगा। इसको 2 कॉलम रखते हैं, रिवाइज बजट होता है। और फिर जो आगामी वर्ष है 2022, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग करके रखते हैं ना। इसका मतलब अगर कॉलम देखा जाए तो कितने हो गए, कॉलम देखा जाए तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। अब देखिए वर्ष कितना हो गया, ये 1 वर्ष हो गया, ये 1 वर्ष हो गया, और ये भविष्य का। तो कुल अगर देखा जाए तो कुल कितने वर्षों का एक तरह से विश्लेषण हर साल हम कर दे रहे हैं, यानी विश्लेषण हम अपना इसका मतलब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बजट जो है वो प्रेजेंट का भी है, बजट जो है वो पास्ट का भी है, और बजट जो है वो फ्यूचर का भी है। तो अब देखिए कि इसमें 3 साल का विश्लेषण हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह से बजट जब आप देखेंगे, मूल टेक्स्ट जब देखेंगे या आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह पढ़ेंगे, तो बजट करते समय इसी तरह से 4 कॉलम बनाए जाते हैं, एक पास्ट वाला, एक एस्टिमेशन का, एक रिवाइज्ड बजट का, और एक जो होता है वो फ्यूचर प्लानिंग करके ये बजट होता है। तो इस तरह से अगर कॉलम देखा जाए तो 4 कॉलम हो गया, अगर ईयर देखा जाए तो 3 वर्षों का विश्लेषण जो है इसमें प्रस्तुत होता है। इसको बना लीजिए तो इसी तरह से उदाहरण के रूप में। सर गुड मॉर्निंग सर, हम प्रशांत अग्रहरी सर। प्रशांत, सुबह क्लास नहीं सर किया आज था? हमारे यहाँ किसी का भी नेट ही नहीं चल रहा है सर, सुबह वाले में भी तो नहीं। सुबह वाला बच्चा मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, डाल दूंगा आपको। यस सर, आज ये हमको मालूम ही नहीं था, अभी को ग्रुप का मैसेज देखे तो ये वाला भी पता चला। चलो जूम वाला ओपन और ही इसको नहीं मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, इसको भी डाल दूंगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रोज की मैं आप कर दूंगा, तो रोज मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हो सकता है क्योंकि काम बहुत हो जाता है तो आज का कल हो जाए, 1 आध दिन लेट हो सकता है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सारा आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, सर इधर गांव में बहुत स्लो नेटवर्क है, आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ तो मैं डाल दूंगा, आप रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। पढ़ने वालों के लिए सारा उपाय मैं करके रखूंगा, और जब नहीं पढ़ना चाहता तो उसके लिए फिर उपाय नहीं कर पाऊंगा मैं, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, सर ये दिक्कत है, तो मैं अगर समय मिलेगा और मैं निकालूंगा समय, तो मैं आपको उस पर कोई चीज वॉइस मैसेज होगा तो वो भी मैं करके भेज दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको आपको बोल दूंगा कि आप ऑनलाइन आइए, 10 मिनट में ओपन करके समझा दूंगा जो समस्या होगी। ठीक है, सर उधर इलाहाबाद की स्थिति क्या हुई, आने लायक हो गई है कि नहीं अभी? अभी 1 हफ्ता वेट करिए। ठीक है, काफी कम हुआ है, लेकिन थोड़ा 1 हफ्ता वेट करिए अभी, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जैसे अभी जब खुलेगा मार्केट तो फिर एकदम धड़ाम से सारी चीजें होंगी, लोग इतना कंट्रोल तो करेंगे नहीं, तो फिर समस्या आ सकती है, क्योंकि जब खोलेंगे तो फिर से सारा चीज वही, जहां कम होने लगेगा तो हम लोग को लगता है कम हो गया, मास्क हटा देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग तो हम लोग फिर जानेंगे नहीं। तो अभी नहीं, कोशिश मकान करिए। मालिक सर फोन कर रहे थे कि भाड़ा वाड़ा देंगे कि नहीं, ये सभी लोग आ रहे हैं तभी हम कह तो वो तो सकते हैं। उनको नहीं मुद्दा है, हम करें, हमको आपसे लाभ है तो हम क्यों चाहेंगे कि आप घर रहिए ना। वो तो हम भी अभी से कर देंगे, आ जाइए कोचिंग खोल जी देंगे, सर, नहीं खोल देंगे, 2 महीना अभी इंस्टीट्यूट कोई नहीं खोलेगा, वास्तविकता यही है। वैसे भी एजुकेशनल वाले को 2 महीने से पहले वो अनुमति ही नहीं देंगे, और देंगे भी तो नहीं खुलेगा, अब खुलेगा भी तो पहले सुरक्षित रहिए, उसके बाद सब चीज होगा। अपना सोच समझ ओके लीजिए, सर। मुझको लगता है 10 तारीख तक आप लोग वेट करिए। ठीक है, 10 तारीख तक सब लोग वेट करिए। ठीक है।
हो गया था। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण। बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण, चलिए इसको लिख लीजिए तब मैं समझाता हूं। वित्त मंत्री द्वारा बजट के पेश करने से कुछ दिन पूर्व, बजट के पेश करने के कुछ दिन पहले चालू वर्ष मतलब यहां करेंट ईयर, चालू वर्ष के दिसंबर महीने तक के आंकड़े, दिसंबर महीने तक के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। दिसंबर महीने तक के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इन आंकड़ों को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। इन आंकड़ों को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। इसे प्री बजट भी कहा जाता है। इसे प्री बजट भी कहा जाता है। चलिए देखिए इकोनॉमिकल सर्वे क्या है या आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कोई भी महत्वपूर्ण तत्व होता है तो उसको क्या करते हैं हम कि उसका क्या करते हैं कि एक झटके में उसको नहीं लेके आते हैं। क्या करते हैं कि पहले उसका हम एक सिंपल सा दस्तावेज लेकर के आते हैं। इसको और सिंपल में आप करिए कि जैसे आप एक फिल्म बना रहे हैं, एक पिक्चर बना रहे हैं, तो पिक्चर में क्या करेंगे, हम पिक्चर को लेके नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए हमको पिक्चर 2023 में लेकर के आना है, ठीक है, और हम 2021 में, तो हम क्या करेंगे कि इस फिल्म का एक प्रोमो बना देंगे। इसको आप प्रीमियर भी कह सकते हैं। प्रोमो बना देंगे और प्रोमो बना देंगे, ये फिल्म है तो फिल्म तो आनी है 2023 में, प्रीमियर आ गया 2021 में। तो इससे क्या होगा कि इस फिल्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाएगी और कभी कभी प्रोमो देख करके और आप लोग को लगता है या हम लोगों को लगता है कि फिल्म तो अच्छी होगी, क्योंकि जैसे प्रोमो आ गया, उसके कुछ गाने आ गए, तो हमको आपको लगने लगता है कि हाँ ये फिल्म अच्छी है। तो कभी कभी अच्छी होती भी है, कभी कभी अच्छी नहीं भी होती है। यानी प्रीमियर के अनुरूप ही कभी कभी फिल्में होती हैं, कभी कभी अनुरूप नहीं भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन कम से कम उस प्रीमियर से हम जो भविष्य की फिल्म आने वाली है उसका एक मोटा मोटा अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं। तो उसी तरह से क्या है कि बजट एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। तो वित्त मंत्री क्या करती हैं कि ये एक प्री बजट लेके आती हैं, बजट का प्रीमियर लेके आती हैं। उसमें क्या करती हैं कि वो डाटा देंगी कि हमारा कृषि का विकास कितना है, हमारा उद्योग का विकास कितना है ना, हमारा व्यापार का विकास कितना है, हमारा ग्रोथ कितना है। ये सब चीजों को इस इकोनॉमिकल सर्वे में बताया जाता है। तो ये इकोनॉमिकल सर्वे क्या है, एक तरह से प्री बजट है ना। तो उससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि एक दो दिन पहले जैसे आया और देखा गया कि भाई कृषि क्षेत्र में क्या है, ये कृषि क्षेत्र में तो निगेटिव ग्रोथ जा रहा है। तो इसका मतलब कि बजट में इस संदर्भ में कुछ प्रयास किया गया होगा या महत्वपूर्ण प्रयास किया गया होगा। और कृषि में अगर निगेटिव ग्रोथ है इसका मतलब सरकार
वहां से राजस्व की प्राप्ति कम होनी है। इसका मतलब ये है कि फिर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी जेब कटेगी, क्योंकि वही ले दे के बचते हैं। व्यापारी तो अपना पूरा दस्तावेज तो सरकार को सौंपेगा नहीं। सरकार का क्या है कि जो कमाने वाले हैं अगर 50,000 रुपया पाते हैं तो वो तो उनका निकाल लेगी तुरंत कि साल भर में कितना पाए, वो बोलेगी कि दे दो। व्यापारी का क्या, वो तो कमाएगा तो पूरा। सरकार अभी तक इतना प्लेटफॉर्म नहीं बना पाई ना कि बजट का उसका हम डाटा देख सकें। छोटे छोटे व्यापारियों का भी टर्नओवर बहुत अधिक है, लेकिन वो सरकार कहाँ पहुंच पाती है वहां तक। लेकिन नौकरी वाले लोगों के लिए सब है, चीजें हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल सर्वे क्या है, एक प्री बजटिंग की प्रणाली। और उस प्री बजटिंग से फायदा क्या होता है कि हमको एक मोटी मोटा अनुमान मिल जाता है कि भाई ऐसी स्थिति है तो वित्त मंत्री क्या करेंगे कि वित्त मंत्री कठोर कदम लेंगे या वित्त मंत्री कठोर कदम उठाएंगे। यहाँ पर आसान है, अगर कृषि ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ लोगों को छूट दिया जा सकता है। ये एक तरह से क्या है, अनुमान की तैयारी ना। जैसे परीक्षा में नहीं होता, परीक्षा में देखिए जैसे क्या होता है कि पहले थोड़ी अच्छी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पहले क्या होता है कि पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये क्या है, बस ये चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं भी है और है भी ना। बहुत महत्वपूर्ण क्यों नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप प्री पास कर गए, तो प्री पास करने से बस आपको क्या है, एंट्री मिल गई मेंस में। इस रूप में महत्वपूर्ण है कि अगर नहीं पास किए तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि प्री पास कर जाना सामान्य बात है, फेल कर जाना असामान्य है। क्योंकि प्री पास कर गए तो आप भूल जाइए कि प्री कोई परीक्षा आप पास किए, क्योंकि वो परीक्षा है ही नहीं। अगर वो परीक्षा होती तो उसका नंबर जुड़ता है, उसका नंबर नहीं जुड़ता, इसका मतलब कोई परीक्षा नहीं हो, उसकी कोई परीक्षा नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि प्री बजटिंग क्या है, हमको एक मोटा मोटा संकेतक देती है कि हाँ भाई इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारा इतना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा ये है, ट्रेड कॉमर्स में ये है। तो इसी को प्री बजटिंग की प्रणाली कहते हैं। और वो जो प्री बजटिंग की प्रणाली होगी वो आपके क्वेश्चंस के रूप में महत्वपूर्ण होगी। वो पूछेगा कि आर्थिक विकास की दर बजट में कितना थी, कृषि का दर कितनी थी, उद्योग का विकास का दर कितना था, व्यापार का दर कितना था, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो वहां से परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन आपका आएगा। इसीलिए परीक्षा में प्रश्न को करने के लिए आप आर्थिक सर्वेक्षण खरीदते हैं कि भाई इकोनॉमिकल सर्वे खरीद के पढ़ लिया जाए, और उससे जो होगा मोटा मोटा चीज सारा हमको पता चला जाता है। तो इस रूप में इकोनॉमिकल सर्वे को आप देखिए कि एक प्री बजटिंग जो प्रणाली है वो प्री बजटिंग प्रणाली ही इकोनॉमिकल सर्वे के रूप में देखी जाती है। तो ये प्री बजटिंग प्रणाली आपका इकोनॉमिकल सर्वे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एक तरह से प्री बजट ही इकोनॉमिकल सर्वे है। यही एक तरह से आपका इकोनॉमिकल सर्वे है, और यही का जो विकसित रूप होगा वो क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। इस वाले ग्राफ को आप लास्ट वाले ग्राफ को बस बना लीजिए, बाकी लिखाने को लिखा दिए। इकोनॉमिकल सर्वे क्या है, एक प्रकार का प्री बजटिंग की प्रणाली। अब एक हेडिंग डालिए, बजट तथा घाटा की अवधारणा। बजट तथा घाटा की अवधारणा। तथा घाटा की अवधारणा।
पहले इसको अच्छे से समझिए, फिर लिखने का काम हो जाएगा, तो सबका टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ये शब्द है बजट और ये है घाटा। तो पहले जो चीज हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट को बिना पढ़े उस चीज पे बात कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि घाटा किसको बोलते हैं। तो घाटा किसको बोलते हैं? जैसे एक शब्द है आय और एक शब्द है क्या है, व्यय। तो घाटा किसको बोलेंगे? जिसमें आय की तुलना में व्यय अधिक हो। ये तो बिना इकोनॉमिक्स पढ़े भी हम जानते हैं कि घाटा किसको बोलेंगे भैया, आय कम हो और व्यय ज्यादा हो। तो यहां पर उस कॉन्सेप्ट को हम यहां लेके आते हैं कि घाटा का अवधारणा क्या है, ये डेफिसिट बजट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बात यही हो गई कि डेफिसिट बजट का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसा बजट जिसमें हमारा आय कम हो और इसकी तुलना में हमारा व्यय अधिक हो, यानी हमारा जो रिसिप्ट हो, इनकम हो, वो हमारा कम हो और जो हमारा एक्सपेंडिचर हो ज्यादा हो। तो इसी को हम कहेंगे कि ये घाटे की अवधारणा है। तो पूछेगा कि घाटा का अवधारणा क्या है, तो एक बजट की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, तो इस प्रक्रिया को घाटा की अवधारणा कहते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटेंशनली किया जाता है। इंटेंशनली माने जानबूझकर। खासकर जो विकासशील देश हैं, तो विकासशील देश की सरकारों द्वारा जानबूझकर की इस अवधारणा को किया जाता है। ये जो अवधारणा है वो विश्व महान आर्थिक मंदी के समय एक विद्वान है जिनका नाम है कीन्स ने इस अवधारणा का विकास किया था, जिसको हम घाटा की अवधारणा कहते हैं। उन्होंने विकासशील देशों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो विकासशील देश है उनके पास पूंजी की कमी है, तो उस पूंजी की कमी के कारण से उनका विकास प्रभावित हो सकता है। तो इसी रूप में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूंजी वो विकासशील देश क्या करें, पूंजी उधार के रूप में ले और उधार के रूप में लेकर के अपने व्यय को बढ़ाएं। और ये जो व्यय होगा ना, ये व्यय कहां पर होगा, तो व्यय मुख्य रूप से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से दो चीजों का फायदा होगा। पहला, देश का डेवलपमेंट होगा। दूसरा, इस डेवलपमेंट से जो हमने व्यय ज्यादा किया, जो उधार लिया है, उसका हम इंटरेस्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दो तरीका है, या तो आपके पास जितने संसाधन हो उसी से अपना विकास कीजिए, लेकिन उससे विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, विकास स्लो हो जाएगा। और खासकर विकासशील देशों के लिए पूंजी है ही नहीं, या पूंजी उनकी बहुत कम है, उसके पीछे विभिन्न कारक हो जाते हैं, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, तमाम तरह की समस्याएं, पूंजी का संकेंद्रण, कई तरह की समस्या हो सकती है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि जानबूझ करके आप क्या करिए, व्यय ज्यादा करिए। बस वो व्यय कहाँ करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में करिए या सकारात्मक जगहों पर करिए। तो उससे क्या होगा, आपका विकास भी तेज होगा और जो आपने व्यय के लिए उधार लिया है उसको क्या करना है, उससे आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। इसको आप आसानी से भी समझ सकते हैं। जैसे आपके यहाँ एक दार्शनिक हुए, दार्शनिक का नाम चारवाक था। चारवाक ने क्या कहा, ऋण लेकर के घी पियो। अब ऋण लेकर के घी पियो का मतलब क्या हुआ कि ऋण लेकर के अगर अच्छी जगह निवेश किया जाए तो ये उत्तम बात है। क्योंकि अगर हम ऋण लेंगे, अच्छी जगह निवेश करेंगे, तो पहला चीज तो ये है कि अगर ऋण कोई सार्थक व्यक्ति लेता है तो उसके काम करने की दर भी बढ़ जाती है। जैसे हमने 1 लाख रुपया किसी से उधार लिया, और अगर 1 लाख रुपया हमने किसी का उधार लिया और हमको चुकाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया चुकाना है, प्लस उसका ब्याज चुकाना है, प्लस वो पैसा लिए हैं जिस काम के लिए, तो उस काम को इस तरह से करना है कि हमको भी 2 रुपया मिले। तो यानी हम उस पैसे को चुकाने के लिए भी काम करेंगे, 10% ब्याज के लिए भी काम करेंगे,
और हम कुछ लाभ चाहेंगे तो हमारा लाभ भी हो, इसके लिए भी काम करें। परिस्थितियां हमेशा व्यक्ति को क्या करती हैं, बेहतर करती हैं। गांवों में सूदखोरी का पैसा क्यों पाप माना जाता है? ग्रामीण समाज में उसको पाप इसीलिए माना जाता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी को सूद पर दिए हैं, तो पहला चीज क्या है कि अगर ब्याज पर या सूद पे पैसा दिए हैं कि 1 रुपया का 1 पैसा आपका आएगा, तो पहला तो आप निश्चिंत हो गए ना। दूसरा चीज क्या होगा, ये निश्चिंतता आपको अकर्मण्य भी बना रही है, आप इनोवेशन करेंगे भी नहीं, नवीन सोचेंगे भी नहीं ना, नवीनता नहीं सोचेंगे आप, बस पैसा आपका फिक्स हो गया। तो कभी कभी कुछ चीजें बहुत सुरक्षित हो जाती हैं तो नकारात्मक भी चली जाती है। दूसरा, जो आदमी ऋण लिया है उसको आपका लौटाना भी है, तो नए नए अवधारणा का विकास करेगा, और नए नए अवधारणा का विकास करेगा तो उसमें गुणवत्ता ज्यादा आएगी। भाई आज के डेट में पूरा का पूरा व्यवस्था ही ऋण आधारित अर्थव्यवस्था है, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लीजिए या सरकार को देख लीजिए। सरकार जितना पैसा कमाती है उसमें से लगभग 20 से लेकर 25 पैसा सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, 20 से 25 पैसा इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। तो यहां उन्होंने कहा कि इस तरह की जो घाटा की अवधारणा होगी वो हमारा एक सुनियोजित कार्यक्रम होगा या सुनियोजित लक्ष्य होगा। और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो अवधारणा होगा उसका बेसिक उद्देश्य क्या होगा, तो बेसिक एम होगा आर्थिक विकास। और ये आर्थिक विकास कैसे होगा, आप इस चीज से यहां से जोड़ करके समझ सकते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा व्यय हो रहा है, वो हमारा एक्स्ट्रा व्यय कहाँ हो रहा है, वो हमारा उन चीजों में हो रहा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। तो अर्थव्यवस्था जैसे ग्रोथ करेगी तो हमारा आर्थिक विकास होगा। तो यहाँ हम घाटा उठा रहे हैं, लेकिन घाटा जानबूझ करके उठा रहे हैं, और उसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास। जैसे जीवन में भी देख लीजिए, आप लोग हैं ना, अभी एक स्टेज है, तो आप लोगों से आपके घर वालों को कोई विशेष फायदा आज तक नहीं हुआ, वो आज तक घाटा ही उठा रहे हैं। लेकिन उस घाटा के उठाने के पीछे उद्देश्य है, उस घाटा उठाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि एक ही दिन में आपको बेच देंगे 50 लाख रुपए आ जाएगा। नहीं, ये तो खैर हंसी की बात है। उनका बस विकास यही है कि उनके बच्चे अच्छी जगह पे चले जाएंगे, उनकी बच्ची अच्छी जगह पे चली जाएगी, वही उनका आर्थिक विकास है। तो वहां पर घाटा उठा रहे हैं, लेकिन घाटा क्या है, वो इंटेंशनली उठा रहे हैं, जानबूझ करके उठा रहे हैं, एक सकारात्मक उद्देश्य से उठा रहे हैं। किसी का भी गार्जियन इस उद्देश्य से, इस नकारात्मक उद्देश्य से बच्चे को पढ़ने नहीं भेजता है कि वो नहीं पढ़ेगा, या मेहनत जितना करना चाहिए मेहनत नहीं करेगा, या पैसे का दुरुपयोग करेगा, या तमाम उन गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा जो शिक्षा से इतर है। ऐसा सोच के कोई काम नहीं करता है। यहाँ जो घाटा है वो निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और वो जो निर्दिष्ट उद्देश्य है क्या है, वो आर्थिक विकास। तो यहाँ से घाटा से विकास कैसे होगा, इसी बात को आपको मुख्य रूप से समझना है। यहाँ घाटा से विकास कैसे होगा, कैसे कीन्स ने कहा कि क्यों ये आवश्यक है, और यही एक तरीका था कि किसी तरह से पूंजी को प्रवाह बढ़ाया जाए। और जब तक पूंजी का प्रवाह नहीं बढ़ेगा निश्चित रूप से विकास नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कीन्स का है, और वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन 1928-29 में आया, और आज भी लगभग सभी देश, खासकर विकासशील देश, जानबूझकर घाटे की अवधारणा को ही पेश करते हैं। तो लास्ट है फिर से, घाटा का अवधारणा क्या है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जानबूझ करके आय को कम और व्यय को अधिक दिखाया जाता है। रिसिप्ट्स कम होते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, और इसका जो बेसिक पर्पज है, जो बेसिक एम होता है, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बढ़ावा कैसे मिलेगा, जब व्यय अधिक होगा और महत्वपूर्ण सेक्टर में उसका व्यय होगा, तो वो सेक्टर क्या करेंगे, ग्रोथ को मेंटेन करेंगे, उस ग्रोथ से देश का भी विकास होगा। और दूसरा क्या है कि उससे हम इंटरेस्ट पेमेंट भी चुका सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है घाटा की अवधारणा बजट में, और खासकर हम लोग के देश के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को पहले पूरा बना लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखा देते हैं। इस ग्राफ को पूरा बनाइए, जैसे बना है तो उसी तरह से बनाइएगा। घाटे की अवधारणा, आय व्यय,
आय कम व्यय ज्यादा, फिर उसे को रिलेट करना है घाटा की अवधारणा को, फिर बेसिक एम आर्थिक विकास। हो गया, ग्राफ बन गया। यस सर। लिखिए, घाटे की अवधारणा कीन्स के द्वारा विकसित की गई। कीन्स के द्वारा विकसित की गई। उसके अनुसार विकासशील देशों के लिए पूंजी सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होगी, परंतु उन देशों में पूंजी का अभाव होता है। उन देशों में पूंजी का अभाव होता है। पूंजी का अभाव होता है। इस अभाव की पूर्ति के लिए सरकारों के लिए घाटा की अवधारणा रखी गई। सरकार के लिए घाटा की अवधारणा रखी गई। घाटा की अवधारणा रखी गई। घाटा की अवधारणा रखी गई। घाटा की अवधारणा रखी गई, जिसमें जानबूझकर आय की तुलना में व्यय को अधिक किया जाता है। परंतु यह व्यय मूल रूप से आधारभूत संरचना के विकास। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। परंतु यह व्यय आधारभूत संरचना के विकास में किया जाता है, जो अंतिम रूप से आर्थिक विकास को ही परिभाषित करता है।
इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य, इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। वर्तमान में मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। वर्तमान में लगभग सभी विकासशील देश इसी प्रकार की अवधारणा का प्रयोग कर रहे हैं। बस आज अभी यही रहने दीजिए। मैंने जैसे जैसे यहाँ पे स्केचिंग की है ना, तो इसका भी पीडीएफ एक सेव होता है, तो मैं इसको भी भेज दूंगा ताकि जैसे किसी को दिक्कत हो, कहीं से लिखने में छूटा हो, तो उसको आप देख करके अपना नोट कर सकते हैं। जैसे ये पूरा मैटर हम आपको जिस तरह से है, इसको निकलवाना नहीं है, बस आप जैसे कुछ लिखना हो, नोट करना हो, कॉपी में कुछ छूटा हो, तो एकदम सेम इसी तरह से आपका पीडीएफ हो सेव रहेगा। आप उसको देख सकते हैं, जहाँ से कुछ चीज छूटा हो, कोई अक्षर छूटा हो, तो आप वहाँ पे देखिए, और नोट्स अपना करना हो तैयार तो अपना कर लीजिए। बाकी रिकॉर्डिंग हम आपको डाल देंगे, ठीक है। उसको आप अभी तुरंत मत आशा करिए, अभी तुरंत फिर मेरी क्लास रहेगी लगभग 7 बजे तक। उसके बाद ही हम फिर आपको आज जब हम डालेंगे उसमें शो करने लगे तो हम आपको बता देंगे। उसको मान के चलिए कि 9 बजे के रात के बाद ही वो ना, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसका आप टेंशन नहीं करिए। तो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा भी दे रहा हूँ, लिखा भी दे रहा हूँ, पीडीएफ मैंने सेंड भी कर दिया है, इसको भी कर दूंगा। इतने में जितने पढ़ने वाले हैं वो कवर कर ले जाएंगे, और नहीं है तो उनका फिर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, बाकी जैसे होगा देखा जाएगा। कल फिर हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। सर एक क्वेश्चन है। दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप पे अपना भेजिए। हाँ बोलिए सर। 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडारोहण कौन करता है? क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी चूंकि संविधान दिवस होता है गणतंत्र के रूप में, तो राष्ट्रपति। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।